अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ स्टार्ट की थी वो बेसिकली नया चैप्टर था, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। तो बच्चों, हमने किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करना था और हम कुछ उसके इनिशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे कि हाउ दिस किंगडम एनिमेलिया वर्क्स और इसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसेस होती थी, वो तमाम बातों को हम अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली बच्चों, थोड़ी सी कुछ इस तरह की बातें हैं कि हमने किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करना था, तो उस हवाले से हम कुछ नई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स कर रहे थे कि भाई हाउ दिस किंगडम एनिमेलिया वर्क्स और इस किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं। तो बच्चों, ज़रा यहाँ समझते हैं किंगडम एनिमेलिया की बात को कि किंगडम एनिमेलिया में हमने पूरी की पूरी डेवलपमेंटल पैटर्न पढ़ लिया था। हमने डिस्कस किया था फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, हमने डिस्कस किया था सीलोम। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम जर्म लेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको याद हो तो हमने ये बात कही थी कि भाई हमारे पास हम डिवीजन ऑफ एनिमल कर रहे थे अकॉर्डिंग टू जर्म लेयर। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आती थी कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द जर्म लेयर। हम जर्म लेयर्स की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते थे। जैसे ही बच्चों हम जर्म लेयर्स की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते थे, तो इसको डिवाइड करते वक्त हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे थे जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं उसको एक दफ़ा समझते हैं। देखें बच्चों, जर्म लेयर्स बेसिकली हमारे पास जो थी वो तीन तरह की होनी चाहिए। सही है। पहला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म, दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोडर्म, तीसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड द मीजोडर्म। ठीक है, पहला होता है बच्चों एक्टोडर्म, दूसरा आता है एंडोडर्म और तीसरा जो आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड द मीजोडर्म। तो ये हमारे पास तीन तरह की जर्म लेयर्स होती थी। अगर बच्चों यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म की, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म इस कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसका एक्टोडर्म और एंडोडर्म मौजूद होती है उसको हम नाम देते थे बच्चों डिप्लोब्लास्टिक का। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं उनको हम किसका नाम देते थे बच्चों? उनको बेसिकली हम नाम दे रहे होते थे डिप्लोब्लास्टिक का। इसी तरीके से बच्चों, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास तीनों जर्म लेयर मौजूद हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, इसको कलेक्टिवली हम नाम देते थे बच्चों किसका? ट्रिप्लोब्लास्टिक का। सही है। तो हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो तरीके के हो गए, एक कहलाते थे डिप्लोब्लास्टिक और एक कहलाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हाउ दिस डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्क्स, बेसिकली बच्चों डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अंदर हम बात इस तरीके से कर रहे होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो लोअर यानी अंडर डेवलप्ड है, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों उनको हम नाम देते थे डिप्लोब्लास्टिक का। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि फुली डेवलप्ड हो चुके हैं या वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर मौजूद हैं, उनको हम नाम देते थे किसका बच्चों? उनको हम नाम देते थे ट्रिप्लोब्लास्टिक का। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो तरीके के हो जाते थे, एक या तो हम इसको ऐसे कह देते थे डेवलप या अंडर डेवलप। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से कह दूँ कि भाई यहाँ पर मैं ऑर्गेनिज्म की क्लासीफाई ऐसे करना शुरू करूँ कि मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अच्छा बच्चों, जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है इस ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में मैंने क्लासीफाई कर दिया। एक ऑर्गेनिज्म मैंने कह दिया कि भाई ये मेरे पास डेवलप्ड है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है ये मेरे पास अंडर डेवलप है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म मेरे पास जो है बच्चों वो कैसा है? डेवलप, और दूसरा कैसा है हमारे पास? अंडर डेवलप। डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की जब भी कभी बात की जाती है तो डेवलप ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं इनको एक दफ़ा समझते हैं। डेवलप वो होते हैं जिनको हम कहते हैं बच्चों क्या? दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो कि तीन जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। और अंडर डेवलप ऑर्गेनिज्म वो होते हैं या लेस डेवलप वो होते हैं जो कि बच्चों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक। अब जो बात है बच्चों वो क्या है, इसको एक दफ़ा समझिए। बात जो समझाने वाली है वो कुछ इस तरीके की है कि मैंने ये कह दिया कि एक मेरे पास डिप्लोब्लास्टिक आते हैं और एक मेरे पास आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आपके सामने होते हैं। लेकिन जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, वो बातें क्या हैं उनको एक दफ़ा देखनी है आप लोगों ने। वो बात है ये कि भाई जब मैंने ये कह दिया कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है, एक ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो बेसिकली इनके अंदर ऑर्गन शेपिंग, ऑर्गन डेवलपमेंट की बात आती है कि अगर जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है तो जो दो जर्म लेयर से मिलकर बना होता है उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है हर जर्म लेयर अपना स्ट्रक्चर, अपने ऑर्गन्स बना रही होती है। तो अगर जो दो लेयर से मिलकर बना उसके अंदर ऑर्गन्स कम होंगे बनिस्बत उसके जो कि तीन जर्म लेयर से मिलकर बना है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं किसकी बच्चों? ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और आती है दैट इज़ कॉल्ड द सिमेट्री।
अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री, तो सिमेट्री की डेफिनेशन में बच्चों ये बताया जाता है कि हमारे पास ये सिमेट्री क्या होती है, किस तरीके से हमारे पास सिमेट्री होती है। इसको एक दफ़ा देखना है बच्चों। सिमेट्री की डेफिनेशन हमारे पास ये बताई जाती है कि ओवरऑल इट इज़ डिफाइंड एज ओवरऑल शेप ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओवरऑल शेप ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसकी जो शेप है उसे हम नाम देते हैं सिमेट्री, या हम कहते हैं कि भाई ये बेसिकली सिमेट्रिकल है। सही है। तो हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं। सही है। अगर हम सिमेट्रिकल की टाइप्स की बात करें कि कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, तो बच्चों इनकी टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो टाइप आती है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अच्छा, अब अगर यहाँ पर बात आती है एसिमेट्रिकल की, तो आपके दिमाग में भी ये पॉइंट होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिकल। क्या होते हैं बच्चों एसिमेट्रिकल? आपके दिमाग में तो चीज़ें होंगी कि भाई सही है। अच्छा, यहाँ पर एसिमेट्रिकल की डेफिनेशन ये बताई जाती है कि वो ऑर्गेनिज्म दैट हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिमेट्री का कोई प्लेन है ही नहीं, कोई प्लेन ही नहीं है भाई सिमेट्री का इसके पास, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एसिमेट्रिकल। उसकी क्या कहलाई जाती है बच्चों? वो हमारे पास कहला रही होती है एसिमेट्रिकल, यानी उसकी कोई सिमेट्री है ही नहीं। सही है। उसके बाद जैसे हमने एसिमेट्रिकल की बात की, तो एसिमेट्रिकल की बात करने के बाद फिर जो सेकंड बात आती है बच्चों, वो क्या, उसको एक दफ़ा देखते हैं। जैसे ही हमने एसिमेट्रिकल की बात की, तो एसिमेट्रिकल की एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? एसिमेट्रिकल एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती हैं स्पंजेस। स्पंजेस जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं बच्चों, उस फाइलम का नाम है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा। अभी पहले ही फाइलम हम पढ़ेंगे, इसको ज़रा समझ लेंगे। ठीक है। इसको आप किसका नाम देते हैं? फाइलम पॉरीफेरा का। अच्छा, उसके बाद जब एसिमेट्रिकल की हमने बात कर ली बच्चों, फिर हमारे पास दूसरी बात आती है, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियली सिमेट्रिकल। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियली सिमेट्रिकल? बच्चों देखो, जब भी कभी मैं रेडियली सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ ना, कि व्हाट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी एक्सेस से कट करो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या है कि इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय कटिंग थ्रू एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से अगर उसे कट किया जाए और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, किसी भी एक्सिस से अगर कट किया जाए और अगर वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको आप किसका नाम देते हैं बच्चों? उसको आप बेसिकली नाम दे रहे होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल का। आपने क्या कहा? इफ़ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय कटिंग थ्रू एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से उसे कट किया जाए और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। लाइक मिसाल है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है बच्चों, क्या इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है स्टारफिश। देखो बच्चों, इसको कहीं से भी कट करोगे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। इसके फाइलम आता है बच्चों, फाइलम इखाइनोडर्मेटा। सही, किसी भी एक्सिस से इसको कट किया जाए, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज़ सिंपली कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है। और थर्ड जो चीज़ आ जाती है बच्चों, वो आती है हमारे पास बाईलैटरली सिमेट्रिकल। व्हाट डू यू मीन बाय बाईलैटरली सिमेट्रिकल? बाईलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि
if an organism, if any organism divide into two equal halves by cutting through any one axis, अगर किसी भी एक एक्सिस से कट करोगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, उसे हम कहते हैं बाईलैटरली सिमेट्रिकल। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय बाईलैटरली सिमेट्रिकल, तो बाईलैटरली सिमेट्रिकल के हवाले से हम इसको यूँ कहते हैं कि बाई का मतलब होता है टू, लैटरल कहते हैं साइड्स, कहा जाता है कि साइड टू साइड अगर आप दो इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर दें तो इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड बाईलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है बच्चों क्या, ह्यूमंस जो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेट से, फाइलम कॉर्डेट से। ठीक है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर इंसान है, इंसान को ऐसे कट कर दिया जाए तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बाईलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों आखिरी बात करके फिर हम फाइलम की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ज़रा आप लोगों को दिमाग इधर होना चाहिए। हमने कहा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म है, या ऑर्गेनिज़म ना ही कहें इसको, अब आप एनिमल कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं ना बच्चों। एनिमल ना दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं बच्चों, एक आता है वर्टिब्रेट और एक आते हैं इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और दूसरे आ जाते हैं बच्चों क्या, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो हमने दो बातें कर दी कि एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है वर्टिब्रेट और दूसरा आ जाता है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसके पास बैकबोन मौजूद है, नोटोकॉर्ड मौजूद है, सही है। तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, ये हमारे पास कहला रहा होता था वर्टिब्रेट। और जिसके पास नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं होती थी उसे हम कहते थे इनवर्टिब्रेट। यानी कि बेसिकली मैंने वर्टिब्रेट के अंदर ये कह दिया कि हमारे पास में आ जाता है फाइलम कॉर्डेट। एक ही फाइलम आता है वर्टिब्रेट का, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेट, जो कि ट्रू वर्टिब्रेट होता है। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स की जहाँ तक बात आ रही है बच्चों, इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं फाइलम्स। मैं सिर्फ फाइलम के नेम लिखूँगा डायरेक्टली आप लोग ताकि पढ़ते जाइएगा। फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, फाइलम निडेरिया, ठीक है, उसके फाइलम एनिलिडा, उसके बाद फाइलम मोलस्का, उसके बाद फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, उसके बाद फाइलम नेमाटोड्स। ठीक है नहीं, उसके बाद ये तो हमारे पास आ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो बच्चों ये जो फाइलम्स हमारे पास आते हैं, ये तमाम के तमाम फाइलम्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, इन फाइलम्स को नाम ही ये दिया जाता है कि भाई ये हमारे पास क्या हैं, ये तमाम के तमाम फाइलम्स, जिसे हम किसका नाम दे रहे होते हैं बच्चों, जिसको बेसिकली हम नाम दे रहे होते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स होते हैं। अच्छा, ये हो गया। 8 फाइलम्स होते हैं, आपको पता है टोटल 9 फाइलम्स हैं। 9 फाइलम्स में हमारे पास जैसे कि जो 8 फाइलम्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के, एक फाइलम वर्टिब्रेट का, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, एक और होगा ना, दैट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोड। तो ये बेसिक तमाम फाइलम्स 8 फाइलम्स हैं जो कि कहाँ क्या किस में बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, ये 8 फाइलम्स बेसिकली हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में, बाकी फाइलम कॉर्डेट वर्टिब्रेट में। तमाम के तमाम फाइलम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इंतहा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इनको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाऊँगा। जिसने मेरे शुरू के 2 लेक्चर्स और आज का लेक्चर
तरीके से सुन लिया, ये तमाम फाइलें बहुत इजी लगेंगे, लेकिन जिसने ये नहीं सुने उनके लिए तो बहुत मुश्किल है समझना और चीज़ों को डिस्कस करना। इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बहुत ही तरीके से एक दफ़ा समझा दी है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, तो फिर आगे हम नए फाइलम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो भाई, अगर हम बेसिक बात करते हैं बच्चों और बेसिक बात समझाते हैं किसकी, फाइलम, सबसे पहला फाइलम हमारे पास आ जाता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा। देखो जब भी कभी बच्चों हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं, बुक में इसके जो है वो काउंट दिए हुए हैं कि कितने काउंट होते हैं, वो सब बातें आपके खुद पढ़ने की हैं। जो बेसिक बात है हमें इसके कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को डिस्कस करने की है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, तो इसको डिस्कस करते हैं। तरीके से डिस्कस करेंगे एक एक करके बच्चों, ज़रा देखिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मतलब होता है बच्चों पोर्स बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। पोर्स बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास पोर्स मौजूद होते हैं, उनको किसका नाम दिया जाता है बच्चों? उनको नाम दिया जाता है फाइलम पॉरीफेरा का। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दैट इज़ सिंपली कॉल्ड द फाइलम पॉरीफेरा। इस फाइलम पॉरीफेरा के हवाले से और क्या बातें आती हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। उनके बारे में कहा जाता है बच्चों कि इसकी बॉडी पे पोर्स मौजूद होते हैं, और ये जो बॉडी होती है बच्चों, आपको पता था कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते थे, एक पैराज़ोआ होता था, एक यूमेटाज़ोआ होता था। इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। आपने कहा बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, लैक टिश्यूज़, टिश्यूज़ नहीं होते। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है बच्चों के, ये तो बेसिकली हमारे पास पॉरीफेरा की जनरल बात आ रही है। ठीक है ना, अब अगर इनके अंदर आप सेल्स की बात करें तो बेसिकली सेल्स किस तरीके से होता है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बेसिक जिसमें मैंने नाम दिए कि पोर्स बेयरिंग, तो इसके पास बच्चों जो पोर्स होते हैं ना वो दो तरीके से होते हैं। एक पोर्स जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द, पहला पोर जो होता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टिया। दूसरा जो पोर होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्क्यूलम। देखो याद रखिएगा, ऑस्टिया वर्ड छोटा है, ऑस्क्यूलम वर्ड बड़ा है। तो ऑस्टिया वर्ड छोटा है ना, तो उसका मतलब ये है स्मॉल। ऑस्क्यूलम में वर्ड यानी अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं, तो ऑस्क्यूलम बड़ा वर्ड है, तो दैट इज़ लार्ज। तो बेसिकली स्मॉल पोर्स जो हैं वो ऑस्टिया है, और लार्ज पोर्स जो हैं दैट इज़ ऑस्क्यूलम। तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द, इसको बेसिकली ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। एक चीज़ बच्चों अगर मैं आपको बात बताता चलूँ कि ऑस्टिया जो है इसको आप नाम देते हैं इनकरेंट पोर, इनकरेंट पोर, और जो ऑस्क्यूलम होता है दैट इज़ एक्सकरेंट पोर। तो ऑस्टिया इज़ इनकरेंट पोर एंड ऑस्क्यूलम इज़ एक्सकरेंट पोर। ठीक है, तो ये दो तरह के पोर्स आ गए ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम के हवाले से, कि ऑस्टिया जो है वो एक्सकरेंट इनकरेंट पोर है और ऑस्क्यूलम इज़ एक्सकरेंट पोर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ज़रा इधर देखिएगा। देखो इस तरीके का तो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो बड़ा वाला पोर है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्क्यूलम,
सही। और ये जो हिस्सा होता है ये देखें, ये स्मॉल पोर्स होता है। अच्छा, ह्यूमन एरर यानी मेरे साथ एरर आया ये कि मैंने कुछ छोटे बना दिए, कुछ बड़े बना दिए, बट ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो है ना, ये किधर भी बना दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दीज आर द इनकरेंट पोर्स, यहाँ से फ्लूइड अंदर आएगा। बच्चों बेसिकली ये रहते हैं पानी में, टोटली एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है ना, फिर अंदर आता है। तो आपने कह दिया कि वाटर मूव्स इनसाइड द बॉडी थ्रू ऑस्टिया एंड रिमूव थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ये चक्कर होता है, सही है बच्चों। तो एंटर किससे हो रहा है? ऑस्टिया से, और रिमूव किससे होता है बच्चों? ऑस्क्यूलम से। अंदर जो यहाँ पर सिस्टम मौजूद होता है, सिस्टम जो मौजूद होता है, उस सिस्टम को नाम दिया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम अंदर होता है जिसको आप नाम दे रहे होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। अच्छा बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं 3 तरह के। एक होता है दैट इज कॉल्ड पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट। दूसरा होता है बच्चों पोरोसाइट। तीसरा होता है क्वेनोसाइट, ठीक है। तो ये हमने सारे नाम दिए, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, क्वेनोसाइट्स। यहाँ बताया जाता है कि पिनेकोसाइट्स क्या करता है? इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस, इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एपिडर्मिस बच्चों? एपिडर्मिस जो होती है ना, कवरिंग होती है एक्सटर्नल, इज एन इंटरनल कवरिंग बेसिकली, एपिडर्मिस वो होती है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस बना रहा होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड द पिनेकोसाइट्स फॉर्मिंग द एपिडर्मिस। पोरोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों? पोरोसाइट्स आपको पता है, फॉर्म द बॉडी पोर्स। क्योंकि देखें, आपके सामने एक चीज़ मैंने रख दी है कि यहाँ पर कोई सेल टिश्यूज़ की तो बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर सेल्स ही सारे काम कर रहे हैं, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स। अब जैसे क्वेनोसाइट्स है ना, ये क्या करता है बच्चों? ये बेसिकली फॉर्म द फ्लैजिलेटेड सेल। और क्या फॉर्म करता है बच्चों? इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी, ये सब काम करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई ये सारे के सारे जो सीक्वेंस चल रहे होते हैं बच्चों, ये तमाम सीक्वेंस हमारे पास इसमें बताए जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इसकी जो बॉडी होती है, यानी जो स्केलेटन होता है, बताया जाता है कि अब अगर मैं इसके स्केलेटन की बात करूं, यहाँ बताया जाता है कि कैलकेरियस स्केलेटन मेड अप ऑफ, उसका जो है वो कैलकेरियस स्केलेटन है,
जो किससे मिलके बना है, ये कैलकेरियस स्केलेटन है, ठीक है। तो कैलकेरियस स्केलेटन है जो मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम, और ये कहा जाता है स्पाइरेकल्स, सॉरी स्पिक्यूल्स, स्पाइरेकल्स तो कॉकरोच में होते हैं, सॉरी। तो ये मिलके बने होते हैं स्पिक्यूल से, या इसको आप ऐसे भी कहते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, ठीक है ना। ये इससे मिलके बना होता है कि भाई इट इज़ मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, ठीक। ये हमने इसकी बात कर दी, या सिलीशियस स्पिक्यूल्स जो भी आप कह दें, सही है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि ये इसके एंडोस्केलेटन है, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। स्पिक्यूल इज एन एंडोस्केलेटन, तो इट्स गुड, इट्स करेक्ट। सिलिका से भी मिलके बने होते हैं, सिलिका आपको पता है ना, जो वॉश बेसन जिससे मिलके बने होते हैं, वॉश बेसन जो होते हैं वो सिलिका से मिलके बने होते हैं, सेरामिक से मिलके बने होते हैं। तो ये हमारे पास स्केलेटन की बात आ गई। अच्छा, एक अंडर डेवलप ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बिकॉज, स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, नो स्पेसिफिक ऑर्गन कह दो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इट इज़ एन अंडर डेवलप ऑर्गेनिज्म। इट इज़ एन अंडर डेवलप ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर डेवलप? इतने ज़्यादा डेवलप्ड हुए ही नहीं है अभी तक भाई, इतना डेवलप तो हुए ही नहीं है। तो ये एक अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन। और याद रखना बच्चों के इनके अंदर जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, यानी बेसिकली इंट्रासेलुलर का मतलब होता है वो डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही है। यहाँ बताया जाता है कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी डाइजेशन दैट इज़ फाउंड इन द सेल। क्योंकि कोई स्पेसिफिक, आप ऐसे स्पेसिफिक क्या करो, आप कह दो नो सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव नर्वस और एनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। इसकी सैंपल में आ जाते हैं क्या हमारे पास स्पंजेस, तो जो स्पंजेस वगैरह होते हैं इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं सारे। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म है कि कोई स्केलेटन इसके अंदर मौजूद, सॉरी कोई इसके अंदर सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, ये क्या करते हैं, बेसिकली फिल्ट्रेटिंग आउट कर रहे होते हैं, फिल्टरिंग कर रहे होते हैं, और फिल्टर फीडर्स कहलाते हैं बेसिकली ये, ठीक है ना। क्योंकि ये फिल्टर करके फ्लूइड को एंटर करते हैं, दे आर कॉल्ड फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स, दे आर कॉल्ड द फिल्टर फीडर्स। सही है बच्चों, क्लियर है बात? ये हमने बात कर ली इस फिल्टर फीडर्स की। इसको मिटाते हैं, आगे की बात करते हैं इसकी। बच्चों बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं हर लेक्चर में अपने कहता हूँ जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो फ़ायदा है, और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हर चीज़, बुक को पढ़ना ज़रूरी है, अपनी टेक्स्ट बुक को, क्योंकि आपकी ये टेक्स्ट बुक ही जो सब कुछ है आपके लिए, और होनी भी यही चाहिए। सही है। तो ये हमने एक जनरल व्यू जो चीज़ डिस्कस की थी वो बेसिकली इस तरीके से थी। अब आगे की बात समझते हैं बच्चों, वो क्या पॉइंट आते हैं। तमाम बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं बच्चों कि हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कह रहे हैं ना, दे आर हर्मा as well as heterophrodite। देखो भाई, पहली बात तो ये
कि पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हर्मा और हेट्रोफ्रोडाइट्स होते क्या हैं। एक चीज़ याद रखना, हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब होता है हर्मा मीन्स सेम सेक्सेस इन अ सिंगल बॉडी, यानी आपने कह दिया बोथ सेक्सेस इन अ सिंगल बॉडी, दैट आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। या इसको ऐसा भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। सही है। हेट्रोफ्रोडाइट जैसे कि हमें, अगर हम यहाँ पे बात करें हेट्रोफ्रोडाइट की, हेट्रोफ्रोडाइट तो आप कहते हैं sexes are found in different body। सेक्सेस जो है वो डिफरेंट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। सही है। तो ये चक्कर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो होती है, कहा जाता है इट हैज़ बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, दोनों तरह की। सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। सही, ये हमने बात की। जब हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की बात कर ली, तो ये बात करते हुए हम और आगे की बातों को कैसे डिस्कस करते हैं ज़रा समझिएगा। हमने कहा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है ना। तो अगली बातें जो आती हैं वो किस तरीके से आती हैं, वो है ये कि अब ज़रा समझिएगा कि भाई इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। सेक्सुअल बड़ी आसान है भाई, यूँ कहा जाता है कि जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि स्पर्म और ओवा कंबाइन हो जाते हैं, यूनाइट हो जाता है, ज़ाइगोट बन जाता है, फिर अल्टीमेटली ये ज़ाइगोट आगे जाके बन जाता है लार्वा। तो सर इसका जो लार्वा होता है, इस लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। बच्चों ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, एज ए टेस्ट आया होता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द एम्फीब्लास्टुला। अच्छा, और एक अजीब सी बात है, जो गैमीट्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। अच्छा, अब सर ये गैमीट्स कहाँ से, आपने तो ये बात पढ़ी थी कि जब इसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है तो गैमीट्स कहाँ से। देखो सवाल कितना जेन्युइन आया, गैमीट्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है तो भाई गैमीट्स आ कहाँ से रहे हैं। तो बच्चों जो गैमीट्स इनके पास आ रहे होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं। एक सेल होता है दैट इज़ कॉल्ड अमीबोसाइट्स, ये गैमीट्स फॉर्मिंग सेल होते हैं। दीज आर कॉल्ड गैमीट फॉर्मिंग सेल, दीज आर कॉल्ड द गैमीट फॉर्मिंग सेल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गैमीट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। और जब अगर अब यहाँ पे बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली इनके अंदर एक तरह की रिप्रोडक्शन होती है जो बडिंग के ज़रिए होती है, या फिर एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन एक तरह का स्पोर होता है जो फॉर्म होता है और फिर आगे जाके ये नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी सारी बातों के बाद ये बात कही जाती है कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इज़
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों में। क्लियर है यहाँ तक बात? दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, बेसिकली एक बात याद रखना कि इसके अंदर जो कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि हमने एक, यूँ समझ लो कि हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा था, हमें पता था इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, सही है, एफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब जब बच्चों इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है तो इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के हवाले से एक पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। वो पॉइंट ऐसा होता है भाई कि इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए इनकी बनती है बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी कैविटी बनती है इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए। तो ये जो बॉडी कैविटी बनती है बच्चों, ये 3 तरह की होती है, एस्कन, दूसरी होती है साइकन, तीसरी होती है ल्यूकन। तो बच्चों ये आपके सामने मैंने लिख दी है एस्कन, आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, पूरा बोर्ड नज़र आना चाहिए बस। एस्कन, साइकन और तीसरी होती है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन की बात करते हैं तो इसकी बात करते वक्त एक पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको डायग्रामेटिक एलेबोरेशन आपकी बुक में, इंटर की बुक में मेरे ख्याल से पेज 197 पर मिलेगी इसकी एलेबोरेशन, इसकी डिटेल, इसकी पिक्चर बनी हुई है आई गेस उसी पेज पर। देखें एस्कन, साइकन और ल्यूकन, एस्कन में ना बस प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी ब्रांचेस। बहुत सारे लोग लेमन टर्म में से कहते हैं सिंगल ब्रांच, लेकिन अच्छा वर्ड होता है प्राइमरी ब्रांच, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रांचेस मौजूद होती हैं। सेकेंडरी ब्रांचेस जिसमें आ जाए दैट इज कॉल्ड साइकन, सेकेंडरी ब्रांचेस। और ल्यूकन में जो आता है बच्चों सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस, ये 3 आती हैं, एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन। ये तीनों बेसिकली ब्रांचेस आती हैं। अगर आप लोग इसकी देख लें तो इसमें प्राइमरी भी आ जाएगी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरीके से डिटेल्ड में आती है, सही। अच्छा बच्चों ये बात याद रखिएगा, यहाँ बताया जाता है कि भाई एक जो स्पंज होता है ना, कितना बड़ा स्पंज, 10 सेंटीमीटर का स्पंज, एक 10 सेंटीमीटर का जो स्पंज होता है वो 20 लीटर ऑफ वाटर को फिल्टर करता है पर डे। इसका मतलब क्या होता है कि एक 20 लीटर को फिल्टर करने के लिए जिस स्पंज की ज़रूरत है वो 10 सेंटीमीटर का होगा। 10 सेंटीमीटर कितना, इतना होगा, इतना, इससे भी छोटा, तो 10 सेंटीमीटर का, मीटर नहीं बोला, सेंटीमीटर बोला, ठीक है। दिस इज सिंपल कॉल्ड द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी का स्ट्रक्चर इसी तरीके से भाई हमें बताया जाता है। उसके बाद हमारे पास अक्सर इसकी फिर क्या आती हैं बच्चों, इसकी जो है वो फिर इसकी अब क्या होता है फाइलम के बाद क्लासेस। अब बच्चों अगर मैं इसकी क्लासेस की बात करूँ तो इसकी क्लासेस में हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं। पहली आती है कैलकेरिया, दूसरी आती है हेक्सेक्टिनिलिडा, तीसरी आती है डीमोस्पोंजिया। सही है, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा एंड डीमोस्पोंजिया। अच्छा, कैलकेरिया में अकॉर्डिंग टू स्केलेटन डिवाइड किया ना,
इन क्लासेस के अंदर। इसका जो स्केलेटन मिलके बना होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हेक्सेक्टिनलेडा का सिलिका से, और डिमोस्पॉन्जिया का स्पॉन्जन फाइबर्स कुछ होते हैं। ये क्या होते हैं भी आप छोड़ दें, बस याद रख लीजिएगा, दीज आर द स्पॉन्जन फाइबर्स। इनसे मिलके बने होते हैं हमारे पास ये सारे। ठीक है बच्चों, ये आ गया सारा। एग्जाम्पल भी देख लें, कहीं पेपर में पूछ लें तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है भाई एस्कन साइकन, इसकी एग्जाम्पल आ जाती है यूप्लेक्टिला, TELL, स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों बुक से। और इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है स्पंजोलिन, भूल गया मैं भाई, देख लीजिएगा। डिमोस्पॉन्जिया की एग्जाम्पल आ जाती है किसकी, स्पॉन्जोलिन आती है, बल्कि स्पॉन्जोलिन नहीं, स्पॉन्जिला। ये ना सब MCQs में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। आप लोग सामने सामने होते हैं ना बच्चे, तो फिर मज़ा भी आता है, ताकि सारी चीज़ें एग्जैक्ट कुछ जैसी चीज़ें भी होती हैं स्किप हो जाती हैं माइंड से। ठीक है तो बच्चों 1 मिनट इसको लिखिए, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, ज़रा लिख लीजिए। मैं रोक नहीं रहा वीडियो, बिकॉज रुकेगी तो ये स्किप हो जाएगी। मुझे एक बात बोल के आनी थी, बस आप लोग इसको जब तक कॉपी 1 मिनट। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा इशू आ गया था। अच्छा खैर, तो बच्चों ये हमारे पास किसकी बात आ गई, सारी की सारी तमाम की तमाम बातें जो हमने डिस्कस की हैं यहाँ पर, ये बेसिकली इस पूरे मैकेनिज़्म की हैं फाइलम पॉरीफेरा की। ठीक है अच्छा, उसके बाद बच्चों अब हमारे पास आता है नेक्स्ट किंगडम। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चलूँ, इस किंगडम को याद किस तरीके से करना है। देखें, आप लोगों ने शुरू के मेरे लेक्चर्स देखे, उन लेक्चर्स में मैंने चंद बातें आपके साथ शेयर की। वो बातें जो बच्चों मैंने आपके साथ शेयर की, वो कैसे शेयर की, वो कुछ इस तरह से शेयर की कि मैंने चंद चीज़ें आपको बताई कि भाई ये तमाम बातें हैं, इन पे आपने फोकस करना है और इनको पढ़ना है। तो आप बस उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, जो इशू हो मुझसे पूछिए, MCQ सॉल्व कीजिए, नहीं हो तो मैं बैठा हूँ आप लोगों को करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहें बच्चों, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो यू पीपल आर जस्ट फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला लिंक में हूँ। और जिन बच्चों के मेरा मैसेज आते हैं और जिनको जवाब दे देता हूँ, सो के नहीं देता, तो उनके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों को जवाब दे दूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।